नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोषनीवाल फ्रॉम एसटी गवर्नमेंट कॉलेज रावल। बच्चों, आज हम देखेंगे मैनेजमेंट एज ए सिस्टम। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे साइंस में अपने शरीर को एक सिस्टम के रूप में माना गया है, वैसे ही प्रबंध को भी एक सिस्टम के रूप में माना गया है। 1960 के दशक में इसको सिस्टम के रूप में नहीं माना जाता था, केवल साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थ्योरी थी वो प्रचलित थी। परंतु जो जीव विज्ञानी थे प्रोफेसर लुडविग वॉन बर्टलाफी, उन्होंने सबसे पहले प्रतिपादित किया कि क्या प्रबंध को भी एज ए सिस्टम माना जा सकता है, और उसके बाद में ये धारणा प्रतिपादित होती चली गई। तो आप देखिए कि जितनी भी ज्ञान की जो शाखाएं हैं, तो उन सब डिसिप्लिन्स को एक अलग अलग शाखा के रूप में माना जा सकता है। तो वो एक अलग अलग सिस्टम माना जाएगा, और उस सिस्टम के अंतर्गत जो जो चीज़ें कार्य करती है उन सब चीज़ों को सब सिस्टम के रूप में माना जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रणाली और उप प्रणाली का जो कार्य है वो कंटिन्यू चलता रहता है, और वो सारी जो एज ए होल सिस्टम, मतलब कि जो पूरा शरीर है, पूरा जो व्यावसायिक संस्थान है, वो पूरा एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सब सिस्टम्स कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे हमारा शरीर है वो पूरा एक सिस्टम है, और इसके जो विभिन्न अंग प्रत्यंग है, विभिन्न जो सिस्टम्स हैं, तो वो उसके अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो जैसे अपना श्वसन तंत्र है, तो वो इसका एक सब सिस्टम के रूप में कार्य कर रहा है। तो वो सब सिस्टम जब कार्य करता है तो उसकी सफलता पर ही पूरे शरीर की सफलता निर्भर करती है। यदि उस सब सिस्टम में कोई कमी आ गई है, जैसे सपोज करिए कि वी आर सफर्ड फ्रॉम कोल्ड, तो वो कोल्ड के कारण से अपना पूरा जो शरीर है वो डल हो जाता है, या अपने आप को अपने को फीवर जैसा हो जाता है कुछ भी, तो उसके कारण से अपना पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। तो इसका मतलब हो गया कि जो एक सब सिस्टम था उसका प्रभाव संपूर्ण सिस्टम पर पड़ा। तो इसी चीज़ को उन्होंने बिल्कुल अपनी व्यवसाय पर लागू किया। अपन इसको अपने परीक्षा से संबंधित अपने एजुकेशन सिस्टम से यदि जोड़ के देखते हैं, तो जो संपूर्ण स्टेट की जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी एक प्रणाली है, और उस प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो उसकी सब प्रणाली हो गई, और जो उसका सब सिस्टम यूनिवर्सिटीज़ हो गई। फिर इसको भी यदि अपन और क्लासीफाई करें तो जो यूनिवर्सिटीज़ है वो एज ए होल सिस्टम हो गई, और उस सिस्टम के अंतर्गत विभिन्न सब सिस्टम्स आ गए, जैसे विभिन्न कॉलेजेस आ गई। तो वो कॉलेजेस उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कार्य कर रही है, तो उसी का सिलेबस चल रहा है, उसी के पैटर्न में कब एग्जाम होंगे, क्या सब्जेक्ट चॉइस रहेगी, तो ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चल रही, मतलब उसके रूल्स रेगुलेशंस के अंतर्गत सारी कॉलेजेस चल रही है। तो इस तरह से वो सब सिस्टम हो गया। तो इस तरह से अपन इसको कई भागों में हर जगह, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। तो मैनेजमेंट जब यूनिवर्सल है यानी कि इसे हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। तो इसी तरह से इसको कि मैनेजमेंट एज ए सिस्टम, इसको भी अपन हर जगह हर स्थान पर अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रणाली की जो अपन कार्यविधियाँ या विशेषताएं देखें, तो अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो भी इस प्रणाली है वो कई सारी उप प्रणालियों का एक समूह होती है, और किसी भी एक प्रणाली में कई सारी उप प्रणालियाँ और होती है, और ये सारी इंटरलिंक्ड होती है। जैसे कि आप देखिए कि कोई भी व्यवसाय है, उसकी जो संगठन संरचना अपन देखते हैं, तो उस संगठन संरचना में आप देखिए कि उसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेवर के डिपार्टमेंट है, फिनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे डिपार्टमेंट इंडिविजुअली अलग अलग कार्य कर रहे हैं, परंतु यदि अपन देखें तो ये सारे मिलकर के जब तक कार्य नहीं करेंगे तब तक ये उस उपक्रम को सफल नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में सारी उप प्रणालियाँ कार्य करती हैं। इसी तरह से इसमें सिनर्जिक सिस्टम्स रिलेशन भी पाया जाता है, मतलब ये उप प्रणालियाँ एक दूसरे से समन्वित है, एक दूसरे के साथ में मिलकर के कार्य कर रही है। और ये कार्य किस में कर रही है सारी प्रणालियाँ? एक जो एक्स्ट्रा
भीतर वो कार्य कर रही है। तो इस तरह से इस हर प्रणाली का एक फीडबैक सिस्टम भी रहता है कि वो उस फीडबैक सिस्टम के अकॉर्डिंग कार्य करती है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो प्रणालियाँ हैं ये दो प्रकार की प्रणालियाँ हो सकती हैं। एक होएगी बंद प्रणाली और एक होएगी खुली प्रणाली। तो देखिए जो ये बंद प्रणाली और दूसरी है खुली प्रणाली। तो आप देखिए कि ये जो बंद प्रणाली है इसका मतलब हो गया कि इसमें ये प्रणाली दूसरी चीज़ों से इसका प्रभावित नहीं होती है, और जो खुली प्रणाली है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रभावित होती है। तो अपन दोनों प्रकार की प्रणालियाँ हो सकती हैं, परंतु वर्तमान समय में यदि अपन देखते हैं तो जो खुली प्रणाली है वो ही चलन में, क्योंकि कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रभावित नहीं होता है। कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रभावित नहीं होता है। तो इस तरह से सभी प्रणालियाँ बंद प्रणाली के रूप में कार्य नहीं कर सकती है, वो खुली प्रणाली के रूप में, क्योंकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रभावित होती है। और कुछ बंद प्रणाली है तो उसकी अपन वो किसी न किसी रूप में, अपन उसको भले बंद प्रणाली के रूप में बोलते हैं, परंतु वो किसी न किसी रूप में खुली प्रणाली के रूप में कार्य करती है। जैसे अपनी वृष्टवॉच है, तो अपनी वृष्टवॉच है तो आप देखिए कि वो ऐसे अपन उसको बंद प्रणाली के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि उसका सिस्टम बिल्कुल अपना अलग कार्य कर रहा है, वो बाहर के एनवायरनमेंट से प्रभावित नहीं है। परंतु इसको भी यदि अपन देखें तो ये भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रभावित हो गया, क्योंकि उसमें सेल डालना पड़ेगा, यदि चाबी है तो उसकी चाबी भरनी पड़ेगी। तो एक तरह से कुछ मायने में वो भी खुली प्रणाली के रूप में कार्य करती है। तो इस तरह से दोनों प्रकार की प्रणालियाँ हो सकती है। अब अपन इसमें देखते हैं कि एक जो व्यवसाय है उसमें किस तरह से कार्य करता है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो व्यवसाय है, कोई भी संस्था है, कोई भी संगठन है, वो यूनिवर्सल होता है और उसमें वो कहीं भी किसी भी स्थान पर उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो आप देखिए कि इसमें वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के भीतर कार्य करता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि जो बाह्य वातावरणीय फैक्टर है वो उसे प्रभावित करता है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, टेक्नोलॉजिकल, शैक्षिक, धार्मिक, ये जितने भी वातावरण हैं ये सारे तत्व उसको प्रभावित करते हैं और उसके आधार पर उसको अपने आप को समायोजित करना पड़ता है, तो ही वो सफल हो सकती है, अन्यथा सफल नहीं हो सकती है। अब इसमें अपन देखेंगे कि कोई भी व्यवसाय है वो किस तरह से प्रणाली के रूप में कार्य करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी व्यवसाय जब कार्य करता है तो उसको इनपुट प्राप्त होता है। इनपुट मतलब उसको जो निवेश होता है, जो साधन है, वो साधन कहाँ से प्राप्त होता है। तो साधन आप देखिए कि कोई भी व्यवसायिक कार्य क्या करता है, जो समाज की एक्सपेक्टेशंस होती है, अपेक्षाएं होती है, उसको पूरा करने के लिए वो कार्य करता है। तो वो अपने लक्ष्य बनाता है, समाज की अपेक्षाओं को देखता है और इसके लिए उसे समाज के द्वारा इनपुट प्राप्त यानी कि साधन प्राप्त होता है। तो आप देखिए कि ये साधन उसे कहाँ से प्राप्त हुए, ये अपनी जो बाउंड्री बनी हुई है ये बाउंड्री है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे उसे साधन प्राप्त हो रहे हैं। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से साधन प्राप्त होना, जैसे समाज से उसे ग्राहक प्राप्त हो रहे हैं, कर्मचारी प्राप्त हो रहे हैं, रॉ मटेरियल प्राप्त हो रहे हैं, टेक्नीशियंस प्राप्त हो रहे हैं, और इस तरह से उसे सारी चीज़ें एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो उन्हें प्रोवाइड करवा रही है जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स व्यक्ति हैं उनको। तो इस तरह से समाज के द्वारा उन्हें इनपुट प्राप्त हो रहे हैं और जो इनपुट प्राप्त हो रहा है उस इनपुट के ऊपर वो प्रोसेसिंग कर रही है। अब वो प्रोसेसिंग किस तरह से कर रही है, मतलब कि वो जो साधन है उसका वो रूपांतरण कर रही है। तो रूपांतरण को करने के लिए जैसे उत्पादन करती है, विपणन करती है, उसके ऊपर वित्त सेबी वर्गीय विभाग के द्वारा आदि ये सारी जो प्रणालियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक संगठन में उत्पादन, वित्त, विपणन, फाइनेंस, ये सारे अलग अलग विभाग होते हैं। तो ये विभाग मिलकर के कार्य करता है। तो उसी तरह से ये इनके ऊपर कार्य करता है, ये प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद में इसका ये जो
साधन उससे प्राप्त हुए हैं उन साधनों का वो नियोजन करता है, प्लानिंग करके उनका ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और उस संगठन को वो निर्देशित करता है और निर्देशन के बाद में वो देखता है कि ये साधन ढंग से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो कार्य कर रहे हैं अब उनको कार्य कैसे करवाना है, तो इसके लिए उसे देश के जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन सबको भी उसे मानना पड़ेगा और साथ में जो मानवीय अवधारणा है उसको भी उसे पूरा करना होगा। तो इसके लिए उसे कम्युनिकेशन को भी ध्यान में रखना होगा। तो इसके सूचना प्रणाली के द्वारा वो अपने से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो सूचनाएं एनवायरनमेंट को प्रेषित करता है और एनवायरनमेंट से वो सूचनाएं वापस प्राप्त भी करता है। आप देखिए कि कोई भी अपना एडवर्टाइजमेंट देता है, अपनी सिल्वर जुबली पूरी कर रहा है, गोल्डन जुबली पूरी कर रहा है, तो उसके लिए वो अपना एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि वो समाज को अपने बारे में बताना चाह रहा है, अपनी गुडविल के बारे में बताना चाह रहा है कि वो इतने वर्षों से सफलतापूर्वक अच्छी गुडविल को बनाए हुए वो अपना कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से समाज को उसने कम्युनिकेट किया अपनी गुडविल को बताने के लिए और फिर समाज उसे कम्युनिकेट करता है, यानी कि उसकी वस्तुओं की मांग करता है, उसके ब्रांड नेम के वो फैन होता है समाज के लोग। तो इस तरह से उसको समाज के द्वारा संचार प्राप्त करता है, मतलब संचार का आवागमन होता है। और ये प्रोसेसिंग करने के बाद में अब इसका आउटपुट होता है। आउटपुट का मतलब हो गया कि जो इसने प्रोसेसिंग करी है उस प्रोसेसिंग को वापस उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देना होता है। अब ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हो गया कि जो समाज है उसी से अपन ने लिया, समाज को ही प्रोसेस करके वापस वो वस्तुएं दे रहे हैं। जो रॉ मटेरियल अपन ने लिया और फिनिश्ड गुड्स समाज को दी जा रही है। तो अब समाज किस तरह की समाज को वस्तुओं